हेलो डियर स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है पंडित अर्जुन प्रसाद त्रिपाठी स्मारक इंटर कॉलेज के यूट्यूब चैनल में। आज हम क्लास 11 में पढ़ेंगे आक्सीकरण व अपचयन के बारे में। पिछले वीडियो में हमने पढ़ा था, तो आज हमें पढ़ना है आक्सीकरण संख्या। आक्सीकरण अपचयन समझने से पहले आक्सीकरण संख्या पढ़ना बहुत जरूरी है। पिछले वीडियो में हमने आक्सीकरण व अपचयन की जनरल परिभाषाएं जान ली थी, लेकिन सबसे पहले आज हम पढ़ेंगे आक्सीकरण संख्या। उसके बाद आक्सीकरण संख्या अवधारणा से आक्सीकरण व अपचयन की परिभाषा फिर से पढ़ेंगे। तो आक्सीकरण संख्या क्या है, सबसे पहले ये जानेंगे। आक्सीकरण संख्या क्या होती है कि किसी यौगिक में उसके तत्व पर उपस्थित, जैसे मान लीजिए कोई यौगिक है NaCl, किसी यौगिक में उसके परमाणु पर, जैसे एक परमाणु हो गया सोडियम और दूसरा हो गया क्लोरीन, तो किसी यौगिक में उसके परमाणु पर स्थित आवेश को, यानी इस पर जितना आवेश हो, आवेश क्या होता है, धन आवेश या फिर ऋण आवेश। आवेश ऋण या धन होता है। तो किसी यौगिक में उपस्थित परमाणु पर उपस्थित धन या ऋण आवेश को ही उस तत्व की हम आक्सीकरण संख्या कहते हैं। जैसे देखिए इसमें NaCl लिखा है, तो Na पर यहाँ +1 आवेश होता है और Cl पर -1 आवेश होता है, तो इसकी आक्सीकरण संख्या हो गई +1 और इसकी आक्सीकरण संख्या हो गई, आक्सीकरण संख्या Na की हो गई +1 और Cl की हो गई -1। यानी जिस परमाणु पर जितना आवेश धन या ऋण आवेश है वही उसकी आक्सीकरण संख्या हो जाती है। तो इसे हम लिखेंगे किसी यौगिक में उपस्थित परमाणुओं पर धन या ऋण आवेश की संख्या, धन या ऋण आवेश की संख्या उस यौगिक में उस परमाणु की आक्सीकरण संख्या होती है, उस परमाणु की आक्सीकरण संख्या कहलाती है। यानी किसी यौगिक में उपस्थित परमाणुओं पर धन या ऋण आवेश की संख्या उस यौगिक में उस परमाणु की आक्सीकरण संख्या कहलाती है। जैसे मान लीजिए हमने कोई यौगिक लिया NaCl, अभी जो एग्जांपल हमने देखा था, यौगिक NaCl लिया। अब NaCl में दो परमाणु है, एक है Na और दूसरा परमाणु है Cl। तो Na परमाणु पर एक धनावेश है, यानी इसकी आक्सीकरण संख्या जितना धनावेश इस पर उपस्थित है उतनी हो गई, यानी इस पर एक धनावेश है, यानी इसकी आक्सीकरण संख्या हो गई +1। दूसरा हमारा परमाणु है Cl और Cl पर एक ऋण आवेश होता है, तो एक ऋण आवेश है, यानी इसकी आक्सीकरण संख्या -1। यानी जिस परमाणु पर जितना धन या ऋण आवेश होता है वही उसकी आक्सीकरण संख्या कहलाती है। अब आक्सीकरण संख्या धनात्मक, ऋणात्मक या शून्य हो सकती है। आक्सीकरण संख्या धनात्मक, ऋणात्मक या शून्य हो सकती है। धनात्मक, ऋणात्मक या शून्य हो सकती है। तो आक्सीकरण संख्या कैसे हम पता करेंगे कि किस तत्व की आक्सीकरण संख्या, किस परमाणु की, किस यौगिक की आक्सीकरण संख्या कितनी है? इसके लिए कुछ नियम होते हैं, तो उन नियमों को हम पहले जानेंगे। आक्सीकरण संख्या ज्ञात करने के नियम। आक्सीकरण संख्या ज्ञात करने के नियम। तो आक्सीकरण संख्या ज्ञात करने के नियम में सबसे पहला नियम हमारा है, सबसे पहला नियम
मुक्त अवस्था में, मुक्त अवस्था में मुक्त अवस्था में किसी तत्व की ऑक्सीकरण संख्या शून्य होती है। पहला नियम हमारा हो गया, मुक्त अवस्था में किसी तत्व की ऑक्सीकरण संख्या शून्य होती है। अब मुक्त अवस्था क्या है? मुक्त अवस्था वह अवस्था है जिसमें कोई तत्व अकेला पाया जाता है, उसके साथ कोई अन्य तत्व नहीं रहता। जैसे H2 हाइड्रोजन हो गया, O2 S2 P4 और Cl2। तो इस तरह से जो तत्व मुक्त अवस्था में पाए जाते हैं, यानी सिर्फ अकेले होते हैं, जैसे हाइड्रोजन हो गया, ऑक्सीजन हो गया, सल्फर, फास्फोरस, क्लोरीन, ये सब मुक्त अवस्था में अगर पाए जाते हैं, यानी इसके साथ और कोई तत्व नहीं होता है, तो इनकी ऑक्सीकरण संख्या हमेशा शून्य होती है। दूसरा नियम, किसी आयन पर उपस्थित किसी आयन की ऑक्सीकरण संख्या, किसी आयन की ऑक्सीकरण संख्या उस पर उपस्थित, किसी आयन की ऑक्सीकरण संख्या उस पर उपस्थित धन आवेश या ऋण आवेश, किसी आयन की ऑक्सीकरण संख्या उस पर उपस्थित धन आवेश या ऋण आवेश इकाइयों की संख्या होती है। जैसे मान लीजिए कोई आयन है हमारा Cl माइनस क्लोराइड आयन हो गया, Na प्लस, सोडियम आयन हो गया Mg2 प्लस, Al3 प्लस, SO4 माइनस। तो इस तरीके से अगर कोई आयन है, यानी जिस पर कोई धन या ऋण आवेश हो, तो उस पर जितना आवेश होगा वही उसकी ऑक्सीकरण संख्या हो जाएगी। जैसे देखिए इसमें क्लोरीन है तो इस पर एक ऋण आवेश है, यानी इसकी ऑक्सीकरण संख्या -1 हो जाएगी। दूसरा है सोडियम, सोडियम पर एक धन आवेश है तो इसकी ऑक्सीकरण संख्या +1 हो जाएगी। मैग्नीशियम पर 2 धन आवेश है, यानी इसकी ऑक्सीकरण संख्या +2 हो जाएगी। एल्यूमिनियम पर 3 धन आवेश है, यानी इसकी ऑक्सीकरण संख्या +3 हो जाएगी। और SO4 पर एक ऋण आवेश है, यानी इसकी ऑक्सीकरण संख्या -1 हो जाएगी। तो इस तरीके से ये 2 नियम हमने जान लिए। मुक्त अवस्था में किसी तत्व की ऑक्सीकरण संख्या हमेशा शून्य होती है, यानी जब कोई तत्व अकेला लिखा होता है, उसके ऊपर कोई धन या ऋण आवेश नहीं होता, तो उसकी ऑक्सीकरण संख्या सदैव शून्य होती है। और दूसरा नियम हमारा कहता है कि किसी आयन की ऑक्सीकरण संख्या उस पर उपस्थित धन आवेश या ऋण आवेश इकाइयों की संख्या होती है, यानी किसी आयन पर जितना धन या ऋण आवेश होगा वही उसकी ऑक्सीकरण संख्या होगी। तो 2 नियम हमने पढ़ लिया है। तीसरा नियम हमारा है, फिर तीसरा नियम है किसी यौगिक की ऑक्सीकरण संख्या, किसी यौगिक की ऑक्सीकरण संख्या शून्य होती है। तथा इसमें उपस्थित ऑक्सीकरण परमाणु, इसमें उपस्थित सभी परमाणुओं की कुल ऑक्सीकरण संख्याओं का योग भी शून्य होता है। कुल ऑक्सीकरण संख्याओं का योग शून्य होता है। जैसे कोई यौगिक, हमने भी एग्जाम्पल लिया था NaCl का, तो
तो NaCl है, तो NaCl की ऑक्सीकरण संख्या टोटल अगर मानी जाए, यानी इस यौगिक की ऑक्सीकरण संख्या, यौगिक NaCl की ऑक्सीकरण संख्या 0 होगी। और उसके बाद हमने लिखा है कि इसमें उपस्थित सभी परमाणुओं की कुल ऑक्सीकरण संख्याओं का योग 0 होगा। तो हमने भी देखा था कि Na की ऑक्सीकरण संख्या +1 और Cl की ऑक्सीकरण संख्या -1 बराबर 0। तो +1 में से -1 कम हुआ, यानी बचा कितना, 0। तो इनमें उपस्थित सभी तत्वों की ऑक्सीकरण संख्याओं का योग 0 होता है और किसी यौगिक की ऑक्सीकरण संख्या का मान भी 0 होता है। चौथा है किसी बहुपरमाणु आयन पर, किसी बहुपरमाणु आयन यानी ऐसा आयन जिसमें कई परमाणु उपस्थित हों, तो किसी बहुपरमाणु आयन की ऑक्सीकरण संख्या का योग उस पर उपस्थित किसी बहुपरमाणु आयन की ऑक्सीकरण संख्या का योग उस पर उपस्थित धन या ऋण आवेशों की संख्या के बराबर होता है। ऋण आवेशों की संख्या के बराबर होता है। यानी किसी बहुपरमाणु आयन की ऑक्सीकरण संख्या का योग उस पर उपस्थित धन या ऋण आवेशों की संख्या के बराबर होता है। जैसे हमने एग्जांपल ले लिया MnO4- है ये, तो इसकी ऑक्सीकरण संख्या कितनी हो जाएगी, ये बहुपरमाणु आयन है, यानी एक से अधिक परमाणु है, एक मैग्नीज का परमाणु और दूसरा ऑक्सीजन का परमाणु। तो बहुपरमाणु आयन पर उपस्थित आवेश, जितना आवेश इस पर उपस्थित है, धन आवेश या ऋण आवेश, वही इसकी ऑक्सीकरण संख्या हो जाएगी। यानी MnO4- की ऑक्सीकरण संख्या अगर हम पूछें किसी से तो -1 हो जाएगी। और इन ऑक्सीजन और मैग्नीज की ऑक्सीकरण संख्याओं का अगर योग किया जाएगा तब भी यही -1 ही आएगा। ये हो गए 4 नियम हमारे। 5वां नियम है सभी यौगिकों में हाइड्रोजन की ऑक्सीकरण संख्या, सभी यौगिकों में हाइड्रोजन की ऑक्सीकरण संख्या +1 होती है जबकि क्षार धातुओं व क्षारीय मृदा धातुओं में इसकी ऑक्सीकरण संख्या क्षार धातुओं और क्षारीय मृदा धातुओं के यौगिकों में लिखेंगे। हाँ, क्षारीय मृदा धातुओं के यौगिकों में इसकी ऑक्सीकरण संख्या परिवर्तित हो जाती है। अब कैसे परिवर्तित हो जाती है ये जानने के लिए हम देखेंगे 6वां नियम। 6वां नियम क्या कहता है कि सभी यौगिकों में क्षार धातुओं, अब क्षार धातुएं कौन सी हैं इसे लिख लेंगे हम ब्रैकेट में, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रांसियम। तो सभी यौगिकों में क्षार धातुओं यानी सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रांसियम की ऑक्सीकरण संख्या +1 होती है
तथा क्षारीय मृदा धातुओं की ऑक्सीकरण संख्या तथा क्षारीय मृदा धातुओं की ऑक्सीकरण संख्या क्षारीय मृदा धातुओं की ऑक्सीकरण संख्या +2 होती है। तो सभी यौगिकों में हाइड्रोजन की ऑक्सीकरण संख्या +1 होती है, जबकि क्षार धातुओं व क्षारीय मृदा धातुओं में इसकी ऑक्सीकरण संख्या परिवर्तित हो जाती है। कैसे, देखिए 6वां नियम, सभी यौगिकों में क्षार धातुओं की ऑक्सीकरण संख्या हमेशा +1 होती है तथा क्षारीय मृदा धातुओं की ऑक्सीकरण संख्या +2 होती है। क्षारीय मृदा धातुएं कौन सी हैं ये भी लिख लेंगे, मैग्नीशियम, कैल्शियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रांसियम, ये सभी आपकी क्षार धातुएं थी। और क्षारीय मृदा धातुओं में मैग्नीशियम, कैल्शियम और इसके बाद स्ट्रांसियम और अन्य कई तत्व इसमें भी आ जाते हैं। तो इन सभी क्षारीय मृदा धातुओं की ऑक्सीकरण संख्या सदैव +2 होती है और क्षार धातुओं की +1 होती है। अब इससे हाइड्रोजन की ऑक्सीकरण संख्या कैसे चेंज हो जाती है, देखिए जैसे NA हमने लिखा क्षार धातु है, अब इसके साथ हमने मिला दिया हाइड्रोजन को, यानी NaH कर दिया। तो हाइड्रोजन को जब मिला दिया तो इसकी ऑक्सीकरण संख्या +1 और इसकी ऑक्सीकरण संख्या वैसे तो +1 होती है, लेकिन आप जानते हैं कि किसी भी यौगिक की ऑक्सीकरण संख्या, हमने लिखा है तीसरे नियम में, किसी यौगिक की ऑक्सीकरण संख्या 0 होती है। तो यानी NaH जो हमारा बना, इसकी ऑक्सीकरण संख्या का योग 0 होना चाहिए, जबकि अगर यहाँ +1 और यहाँ +1 हो जाएगा तो 2 हो जाएगा। तो इसलिए यहाँ +1 इसकी ऑक्सीकरण संख्या हो जाएगी और इसकी ऑक्सीकरण संख्या कितनी हो जाएगी, -1। तो इसलिए क्षार धातुओं में इसकी ऑक्सीकरण संख्या -1 और इसी तरीके से जब हम क्षारीय मृदा धातुओं में जाएंगे तो उसमें भी इसकी ऑक्सीकरण संख्या चेंज हो जाएगी। 7वां नियम हमारा क्या कहता है, 7वां नियम कहता है कि हाइड्रोजन तत्वों, अब हाइड्रोजन तत्व में कौन कौन से तत्व होते हैं, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन आदि। फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन यानी हैलोजन तत्वों की ऑक्सीकरण संख्या हमेशा -1 होती है, -1 होती है। तथा जब ये क्लोरीन के साथ, जब ये कहीं क्लोरीन नहीं लिखेंगे, ऑक्सीजन के साथ, जब ये ऑक्सीजन के साथ जुड़ती हैं तो इनकी ऑक्सीकरण संख्या धनात्मक हो जाती है। हाइड्रोजन तत्वों यानी फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन आदि की ऑक्सीकरण संख्या हमेशा -1 होती है, लेकिन जब ये ऑक्सीजन के साथ किसी यौगिक से जुड़ती हैं तो इनकी ऑक्सीकरण संख्या धनात्मक हो जाती है। 8वां नियम हमारा है, यौगिकों में ऑक्सीजन की ऑक्सीकरण संख्या, यौगिकों में ऑक्सीजन की ऑक्सीकरण संख्या -2 होती है, लेकिन पराक्साइडों जैसे कि H2O2, Na2O2, BaO2 आदि में
इसकी ऑक्सीकरण संख्या +1 होती है। इसकी ऑक्सीकरण संख्या +1 होती है तथा ये यौगिक है OF2 तथा OF2 में +2 होती है। तो ये कुछ प्रमुख नियम थे जिनसे हम ऑक्सीकरण संख्या ज्ञात कर सकते हैं। तो ऑक्सीकरण संख्या ज्ञात करने के इन नियमों से अब हम कुछ तत्वों की या कुछ यौगिकों की, कुछ आयनों की सबकी ऑक्सीकरण संख्याएं निकालने का उदाहरण भी देखते हैं आगे। तो ये नियम आप लोग याद करेंगे और ये 7वां और 8वां नियम एक बार फिर से हम बता रहे हैं। हाइड्रोजन तत्वों की ऑक्सीकरण संख्या सदैव -1 होती है तथा जब ये ऑक्सीजन के साथ जुड़ती है, यानी जब किसी ऑक्सीजन के साथ इन्हें जोड़ा जाता है तो इनकी ऑक्सीकरण संख्या धनात्मक हो जाती है, यानी यहाँ -1 थी। तो अगर जब कहीं ये ऑक्सीजन के साथ जुड़ जाएंगे तो इनकी ऑक्सीकरण संख्या धनात्मक हो जाएगी, यानी +1 +2 +3 4। 8वां नियम हमारा कहता है यौगिकों में ऑक्सीजन की ऑक्सीकरण संख्या यानी साधारण यौगिकों में -2 होती है, लेकिन जब पराऑक्साइड यानी H2O2 हाइड्रोजन पराऑक्साइड, सोडियम पराऑक्साइड या फिर बेरियम पराऑक्साइड में इसकी ऑक्सीकरण संख्या -1 हो जाती है तथा OF2 एक यौगिक है जिसमें इसकी ऑक्सीकरण संख्या +2 होती है। चलिए एग्जाम्पल देखेंगे हम। KMnO4 में हमें Mn की ऑक्सीकरण संख्या पता करनी है। तो हमने अभी पढ़ा है तीसरा नियम कि किसी भी यौगिक की ऑक्सीकरण संख्या सदैव 0 होती है, यानी KMnO4 की अगर हम ऑक्सीकरण संख्या की बात करें तो इसकी टोटल ऑक्सीकरण संख्या 0 होगी। अब हमें पता करना है इसमें Mn की। अब हम जानते हैं ये क्या है, क्षार धातुओं में आता है। सोडियम पोटेशियम ये लिखाया है हमने आपको। तो क्षार धातुओं की ऑक्सीकरण संख्या कितनी होती है, +1। तो K की जगह पर हम लिखेंगे +1 और इसकी पूरी ऑक्सीकरण संख्याओं का योग यानी किसी यौगिक में उपस्थित सभी तत्वों की ऑक्सीकरण संख्याओं का योग पूरा 0 होता है। तो पोटेशियम ये क्षार धातु है, क्षार धातु की ऑक्सीकरण संख्या +1 होती है। अब हमें पता करना है Mn का। तो Mn का पता करना है तो इसे हम मान लेंगे कि ये X प्लस वो 4 लिखा है, यानी ऑक्सीजन की ऑक्सीकरण संख्या हमने पढ़ी है कि -2 होती है। तो -2 है और इसमें 4 ऑक्सीजन है, यानी 4 से इसका गुणा करा देंगे हम और यहाँ लिख देंगे 0। तो कुल मिलाकर +1 और X और ये +- हुआ तो चौके 8। तो +1 फिर +X और -8। तो -8 में से +1 घटा हमारा, तो ये बचा हमारा X -7 बराबर 0 या फिर X बराबर कितना हो गया, +7। तो KMnO4 में Mn की ऑक्सीकरण संख्या कितनी मिली हमें, +7। इस तरीके से आप ऑक्सीकरण संख्या ज्ञात करेंगे। जिस तत्व की ऑक्सीकरण संख्या हमें निकालनी है उसे हम X मान लेंगे और उसके अलावा बाकी जो तत्व होंगे उनकी ऑक्सीकरण संख्या हमने नियम के अकॉर्डिंग लिखनी है। दूसरा है K2Cr2 में Cr की। K2Cr2 वो 7 में Cr की ऑक्सीकरण संख्या हमें पता करनी है। तो K2 यानी कि एक बार फिर से वही K क्षार धातु की ऑक्सीकरण संख्या +1 होती है। यहाँ K2 लिखा है यानी +1 को हम 2 से गुणा करेंगे क्योंकि यहाँ 2 लिखा है। तो 1 K की ऑक्सीकरण संख्या यानी 1 पोटेशियम की +1 होती है। तो यहाँ 2 पोटेशियम है यानी इसे हम 2 से गुणा कर देंगे। प्लस हमें पता करनी है Cr की ऑक्सीकरण संख्या। तो Cr2 यहाँ लिखा है। अगर हम एक तत्व को X मानते हैं तो यहाँ 2 लिखा है, इसे हम मान लेंगे 2x प्लस फिर ऑक्सीजन की होती है -2 और यहाँ 7 ऑक्सीजन लिखा हुआ तो -2 को करेंगे 7 से गुणा और टोटल ऑक्सीकरण संख्याओं का योग कितना होता है किसी यौगिक की, 0। तो ये हो गया आपका 2 + 2 का गुणा 1 का गुणा 2 से यानी 2 प्लस 2x और प्लस माइनस वो तो सकते 14 बराबर 0, यानी कि ये हो गया आपका 14 -14 में से 2 घटा तो ये हो गया 2x - 12 बराबर 0, यानी कि 2x बराबर कितना हुआ 12 और x बराबर हमें मिल गया 12/2 यानी कि 6 +6। तो K2Cr2O7 में Cr की ऑक्सीकरण संख्या हमें कितनी मिल गई +6 और यहाँ हमें मिला था +7, तो इसकी ऑक्सीकरण संख्या +6 होगी। इसी तरह से SO4 2- में देखेंगे, SO4 2- है, इसमें हमें पता करनी है सल्फर की ऑक्सीकरण संख्या। तो कैसे पता करेंगे, सल्फर को मानेंगे x प्लस ऑक्सीजन की होती है -2, तो -2 को करेंगे 4 से गुणा क्योंकि यहाँ ऑक्सीजन 4 बार लिखा हुआ है। और किसी आयन की ऑक्सीकरण संख्या हमने लिखा था चौथा नियम शायद, किसी आयन की ऑक्सीकरण संख्या हमेशा
उस पर उपस्थित आवेश के बराबर होती है। तो इस पर आवेश कितना उपस्थित है, -2। तो इसकी ऑक्सीकरण संख्या यहाँ 0 की जगह पर हम लिखेंगे -2, क्योंकि इस पर जितना आवेश होगा वही इधर हम लिखेंगे। तो ये हो गया आपका x प्लस माइनस माइनस 2 चौके 8, x माइनस 8 बराबर -2। अगर x बराबर हमें पता करना है तो -2 ऐसे रहेगा और ये -8 इधर जाएगा तो +8। तो +8 -2 कितना हुआ, +6, यानी x बराबर यहाँ आ गया आपका +6। तो सल्फर की ऑक्सीकरण संख्या यहाँ कितनी हो गई, +6। इसी तरीके से K4FeCl6 में हम जाएंगे तो K4FeCl6। अब हमें इसमें पता करना है Fe की ऑक्सीकरण संख्या, K यानी पोटेशियम की ऑक्सीकरण संख्या हम जानते हैं +1 होता है, 4 बार लिखा है तो 4 से गुणा, फिर प्लस लगाएंगे। Fe की ऑक्सीकरण संख्या पता करनी है, इसे लिखेंगे x प्लस फिर Cn। अब Cn साइनाइड आयन है, इसे हमने नहीं लिखाया चाहे आपको, तो Cn की ऑक्सीकरण संख्या आप याद रखेंगे हमेशा -1 होती है। तो Cn की ऑक्सीकरण संख्या -1 और यहाँ 6 Cn लिखा है, यानी इसका 6 बार गुणा करेंगे और बराबर, यानी इस पर कोई धन या ऋण आवेश अगर नहीं है तो यौगिक की ऑक्सीकरण संख्या 0 होती है। तो ये हो गया 4 प्लस x और प्लस माइनस -6 बराबर 0। -6 में से 4 गया यानी कि बचा कितना, -2। तो x -2 बराबर 0, यानी x बराबर आपका आ गया +2। तो इसमें K4FeCl6 में Fe की ऑक्सीकरण संख्या कितनी हो गई, +2। यानी ये वो Cl में ऑक्सीजन की हमें पता करनी है, तो यानी ये वो Cl यानी की ऑक्सीकरण संख्या हम जानते हैं +1, वो पता करना है, यानी इसे हम मानेंगे x। और Cl की ऑक्सीकरण संख्या, Cl की ऑक्सीकरण संख्या कितनी होती है, सभी हाइड्रोजन तत्वों की ऑक्सीकरण संख्या -1 होती है, हमने लिखा है तो एक ही है, यानी कि प्लस माइनस माइनस ही यहाँ लिखेंगे डायरेक्ट, -1 बराबर 0। तो +1 और -1 यानी कि कितना हुआ ये, +1 -1, तो +1 -1 हो गया आपका 0 और यहाँ बचा x, यानी x बराबर 0। तो यानी वो Cl में ऑक्सीजन की ऑक्सीकरण संख्या कितनी हो जाएगी, 0। फिर PtCl6 2- में प्लेटिनम की हमें पता करनी है, तो PtCl6 2- है, तो प्लेटिनम का पता करना है, इसे मानेंगे x प्लस, और इसकी ऑक्सीकरण संख्या क्लोरीन की होती है माइनस, क्योंकि ये हाइड्रोजन तत्व है, तो हाइड्रोजनों की ऑक्सीकरण संख्या हमने लिखा है -1 होती है हमेशा। तो -1 का गुणा हम 6 बार करेंगे, यानी -6 हो जाएगा। तो यहाँ प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, x -6 बराबर, इधर जितना ऋण आवेश या धन आवेश हो उतना लिख देते हैं किसी आयन पर, तो -2। तो x बराबर कितना हो जाएगा, -2, और ये -6 इधर आएगा +6, तो +6 - 2 कितना हुआ, +4। यानी इसमें प्लेटिनम की ऑक्सीकरण संख्या हो गई +4। तो ये हो गई ऑक्सीकरण संख्या ज्ञात करने के नियम और उसके कुछ उदाहरण।